गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन। ओके, तो हम जब भी रेस्ट और मोशन की बात करते हैं तो ये इसके वेरियस एग्जाम्पल हैं। हम बचपन से ही शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, एग्जाम्पल हम इसके देखते आ रहे हैं और ये कोई नई चीज़ें नहीं है मोशन। लेकिन वो अलग बात है कि हम इसके डेफिनेशन नहीं जानते थे कि मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर किसी ने कह दिया कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, तो हाउ टू डिफाइन। ओके, लेकिन मोशन हम जानते हैं बचपन से। तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। उसका अपोजिट रेस्ट क्या कहेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, मतलब समय के बदलने के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं ला रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, तो रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, राइट ना? रेस्ट और मोशन का कोई मीनिंग नहीं है अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है। देयर शुड बी सम ऑब्जर्वर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। अगर ऑब्जर्वर होगा, कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वर होगा, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट में कह सकते हैं या मोशन में कह सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट, बिकॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन। ओके, दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, एब्सोल्यूट है ही नहीं। ओके ना? नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट एंड नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन इन दिस यूनिवर्स। अब इसका मतलब समझेंगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता क्या है। जैसे सपोज करो हम यहाँ खड़े हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, राइट, या टेबल है इन दिस रूम एंड टेबल इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, ओके ना? बट द टेबल इज नॉट इन रेस्ट with respect to the object moving on the road. क्यों कहेंगे ऐसा? Because रोड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो separation between the object and the table is gradually changed with respect to time. It means we can say that the table is in motion with respect to the moving person on the road and the moving person on the road is also in motion. Yeah, that person is also in motion with respect to table. But same table is at rest with respect to me, right ना? तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में हो सकता, रेस्ट में है या मोशन में है, उसको एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकते। It means in order to define any object to be at rest or in motion, we must consider a reference frame, right ना? हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा किस रेफरेंस में वो रेस्ट में है और किस रेफरेंस में वो मोशन में है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में कोई भी, जैसे दूसरा पर्सन भी बैठा है, दूसरा पैसेंजर भी बैठा है, मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में है, वो कोई भी मूव नहीं कर रहा है कहीं। इट मींस द पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन दैट पैसेंजर एंड मी इज ऑलवेज फिक्स। इट मींस द पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। ओके, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रेलवे ट्रैक के रिस्पेक्ट में द पर्सन इज इन मोशन। ओके ना? एक दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है विद द सेम स्पीड, देन बोथ आर, हम कह सकते हैं बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज इफ द सेपरेशन इज 10 देन इट विल 10 एवरीवेयर, बिकॉज बोथ हैविंग सेम स्पीड। ना तो अप्रोच कर रहा है ना रिसीव कर रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करेगा, either the separation between these two will reduce, either the separation of these two will increase. अगर ये मोशन भी कर रहा है with the same speed,
then there is no any change in position between these two object, object is called, then the object is said to be in rest, because कोई भी position change नहीं हो रहा है, right ना? तो motion क्या कहते हैं? When the object change its position with respect to time and surrounding is called motion. If any object does not change in any position with respect to time and surrounding or any reference point is called at rest. इसका मतलब क्या है? Reference point is totally our choice. हम x axis, y axis, z axis ले लेंगे, origin को reference point ले लेंगे. अगर कोई एक कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का with respect to time, then we will call the object is in motion with respect to that reference frame. Okay? अगर कोई भी एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है with respect to time, then we can say that the object is at rest with respect to that reference frame x, y, z. Okay ना? तो reference frame के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में डिफाइन करते हैं. नॉर्मली जनरली जो मोशन की बात करते हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं. ओके ना? अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ को हम क्या मानते हैं? अर्थ पे हम हैं और हम रेस्ट में अपने आप को मानते हैं. हम अपने रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल है, टेबल पे एक बुक है, बुक रेस्ट में है हमारे रिस्पेक्ट में, या जो भी हम इस रूम में है उसके रिस्पेक्ट में. लेकिन अगर हम मून पे चले जाएंगे तो अर्थ एंड होल सिस्टम एसोसिएटेड विद द अर्थ इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मून. इट मींस द टेबल एंड द बुक ऑन द टेबल इज आल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मून, बट द बुक एंड द टेबल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस मून. It means motion and rest is totally depends on the reference frame. Okay? Observer पे depend करता है. There is no any meaning. The motion or rest is meaningless without any observer, without any viewer. अगर कोई observer नहीं है, तो अगर कोई viewer नहीं है, तो motion और rest का कोई मतलब नहीं है, because rest and motion is just a relative quantity. The object can be at rest, at the same time the object can be in motion with respect to another object. Okay? चलिए नेक्स्ट मोशन को डिफाइन करेंगे. If the object change its position with respect to time is called motion. या फिर if the object change its position with respect to time, then the object is said to be in motion, right? Then the object is said to be in motion. Okay? Next, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ये दोनों रिलेटिव क्वांटिटी है, राइट ना? लिखेंगे if the object does not change its position with respect to time, या टाइम के साथ with respect to time, then the object is said to be at rest.
राइट। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड। मोशन एंड रेस्ट आर relative, hence nothing is in absolute rest, is in absolute rest, and nothing is in absolute motion in this universe. Absolute रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव है, राइट। किसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं? मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, किसी और के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, राइट ना। इसलिए हमने क्या लिखा कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, hence nothing in this universe is in absolute rest and in absolute motion. कोई भी चीज़ है या तो absolute rest में, कोई भी चीज़ absolute rest और motion में नहीं है। absolute rest और motion हम define करते हैं by choosing a reference frame and reference frame हम अपने according choose कर सकते हैं। There is no any foundation to choose the reference frame. So particular एक reference frame के respect में अगर कोई object rest में है या motion में है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट या मोशन बदल सकता है, उसकी स्टेटस और पोजीशन बदल सकता है या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ओके, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड भी चेंज हो सकता है, राइट ना। उसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में। हम यहाँ पे सिंपल मोशन पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड अब रेस्ट और मोशन की जब भी बात करते हैं, हमने मोशन यहाँ पे लिखा, रेस्ट का काम खत्म है। रेस्ट मतलब क्या है? नॉट चेंजिंग एनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। डिफाइन करने के लिए है। जब हम मोशन की बात करेंगे, मोशन अलग अलग तरह से हो सकता है। मोशन का अगर हम कैटेगराइज करें तो ऑन द वेरियस बेसिस बहुत अलग अलग तरह के मोशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अलग अलग तरह के मोशन होते हैं और ये अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि हम कहेंगे, जैसे हम मोशन में सिंपल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इतने तरह के मोशन हो सकते हैं, राइट। अब जब भी मोशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को चेंज करता है। जब पोजीशन को चेंज करता है तो डिस्टेंस चेंज होता होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता होगा, राइट। तो इसलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, हमें इस पॉइंट से ए से इस पॉइंट बी पे जाना है। कितने रास्ते हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज इज पॉसिबल टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी? देयर आर इनफिनाइट वे टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी। ओके ना, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से और कहीं मूव करके यहाँ पे आ सकते हैं। देयर इज अ इनफिनाइट वे टू रीच द पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, राइट ना। ए से बी पर जाने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई और भी इस तरह से हो सकता है, राइट ना। तो देखो
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पाथ लेंथ इज डिफरेंट इन डिफरेंट वे। अगर हम ऐसे जाते हैं तो अलग पाथ लेंथ ये है, ऐसे जाते हैं तो पाथ लेंथ अलग है, और ऐसे जाते हैं तो पाथ लेंथ अलग है, ऐसे जाते हैं तो पाथ लेंथ अलग है। हम हर तरह से मूव कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन मीटिंग बिटवीन ए एंड बी इज अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, राइट ना? अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होता है, राइट? अगर इधर से जाते हैं तो डिस्टेंस ये एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, और ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग होती है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस को डिफाइन the actual path length followed by the actual path length followed by the object is during the motion is called distance traveled by that object। अगेन हमने क्या कहा? The actual path length followed by the object during the motion is called distance traveled by the object। Actual path length यहाँ इधर जाएंगे तो ये, और इधर जाएंगे तो ये, इधर जाएंगे तो ये। दो पॉइंट के बीच में अगर मूव करेंगे तो रास्ते बहुत हैं, वे अलग अलग हैं। दोनों पॉइंट के डिस्टेंस ट्रैवल करने के डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हजारों किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी चेंज बिटवीन टू पॉइंट, बट डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। बिकॉज हम ऐसे जा रहे थे, ये डिस्टेंस है, यहाँ से हमने मूव किया और बहुत सारा डिस्टेंस, हजारों किलोमीटर डिस्टेंस मूव ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ इज अ डिस्टेंस, बट शॉर्टेस्ट पाथ between path length between the two point is called displacement, right? Next लिखेंगे ये distance है, next displacement। displacement लिखेंगे the smallest path between the two points, between the smallest path length between the 2 points, is called displacement। दो पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट पाथ, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर ज्वाइन कर देंगे उसका जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, राइट ना? डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, राइट? डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट्स हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे देखोगे जिसका बोलो सर आपने एरो यहाँ भी लगाया है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। दिस पॉइंट हैज दिस डायरेक्शन, दिस पॉइंट हैज दिस डायरेक्शन एंड दिस पॉइंट हैज दिस डायरेक्शन। तो हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? एक द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ से देखो इसको हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन, राइट? द स्केलर displacement is this vector quantity and distance is a scalar quantity। यहाँ पे कंप्लीट आ गया, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क लिखेंगे distance is an scalar quantity because it does not have
have any specific direction. Next, displacement is a vector quantity because the displacement and the direction from initial position towards the final position. राइट, क्योंकि डिस्प्लेस डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है और इसमें इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के लिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ ये रास्ता अगर ट्रेवल किया, actual path length is equals to the shortest path length between the 2 points. Hence, the distance is equals to the displacement. Okay? चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया। Next, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वालिटी रिलेशन हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट को से इक्वल हो सकता है, राइट? बड़ा हो सकता है, छोटा कभी नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। राइट, ये देखो, डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ चलना है तो मिनिमम इतना रास्ता तो तय करना ही है। वी नीड टू ट्रैवल द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करके हम कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा सकते, और ज़्यादा डिस्टेंस कितना भी हो, वी कैन, right, we can move from one position to other position by traveling any other distance than that of any greater distance than that of the displacement. Okay, so हमने लिखा distance is greater than that of greater or equals to that of displacement, right? Distance या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, distance can never be smaller. Displacement can be smaller or equal. Displacement can never be greater than that of displacement. Sorry, distance. Okay? तो यहाँ हम देखेंगे ये चीजें, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी है, ये जो है ये सभी क्या है, डिस्टेंस, राइट? ये दोनों भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जान जाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और पोजीशन चेंज नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। तो पोजीशन चेंज करता है, देयर शुड बी सम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। How fast and how slow the object is traveling, that is considered by the speed, right? कितना कोई भी ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है और कितना स्लो चल रहा है, उसको हम नंबर, एक नंबर से जानते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या है, दिस नंबर इज द मैग्नीट्यूड
of the velocity, and this number is called speed, and this number determines the how fast and how slow the object is moving, right ना। तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें, राइट ना। तो हम 9th में ऑलरेडी ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा होगा, 11th बेसिस पे मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बेसिक्स बच्चों भी अच्छे से कर सके, समझ सके, राइट ना। तो ये मत, अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना है, राइट ना, कुछ भी अलग नहीं है, बस उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड या सिंपल स्पीड को पहले डिफाइन करेंगे, फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बताएंगे, ठीक। स्पीड, कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो कहते हैं कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है। और स्लो और फास्ट को जो बताता है, जिस नंबर से या जिस भी क्वांटिटी को से हम ये बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, उसी को हम स्पीड कहते हैं, राइट ना। लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ, the rate of change of distance with respect to time, with respect to time is called speed, right now? Speed is a vector quantity स्पीड क्या है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी एंड its unit is meter per second or किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड नॉर्मली, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस रेट से, जैसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड, जैसे यहाँ है ऑब्जेक्ट तो हर सेकंड वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 सेकंड में 10, फिर से 1 सेकंड में 10, फिर से 1 सेकंड में 10। इट मींस एवरी सेकंड द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बाय 10 मीटर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जैसे यहाँ से 1 सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 10, तीसरे सेकंड में 10, तो 3 सेकंड में 30, तो ये यहाँ से पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हर सेकंड कितना चेंज कर रहा है, दैट इज रेट। तो हर सेकंड 10 से चेंज कर रहा है, तो स्पीड हो गया 10। हमने यहाँ पे लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ओके। ये हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे नॉर्मल अगर लिखेंगे स्पीड बराबर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। ये नॉर्मल 9th क्लास वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। v से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट एज अ v इक्वल्स टू डिस्टेंस s बाय t। हमने डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर दिया, s इक्वल्स टू vt इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम बाद में देखेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे स्पीड की बात किया हूँ, s बाय t, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। दिस इज द सिंपल स्पीड को डिफाइन किया। अब हम स्पीड दो तरह के होते हैं, राइट। एक स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा स्पीड होता है एवरेज स्पीड, राइट। अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब जरूरत क्यों पड़ा, तो एवरेज स्पीड मतलब अगर हम कोई अगर एथलीट रन कर रहा है
कोई भी बाइक स्टार्ट करके मूव कर रहा है, अचानक से 100 की स्पीड नहीं पहुंचा, क्या करता है? फर्स्ट स्टार्ट एंड स्लोली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। अगर कोई रनिंग कर रहा है तो वो भी पहले स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाता है, राइट ना? तो बढ़ता जाता है तो हर पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है। अभी 10 है, कुछ देर के बाद 20 हो गया, कुछ देर के बाद 22 हो गया। अलग अलग टाइम पे स्पीड क्या है? अलग अलग। पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी खास समय में, और किसी दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। मतलब क्या है? एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल रैपिडिटी कह सकते हो या टोटल फास्टनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल या ड्यूरिंग द मोशन, राइट ना? एक कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? जो सेम स्पीड से चलता रहेगा तो सेम टाइम लगेगा, राइट? रैपिडिटी को बताता है, टोटल रैपिडिटी को या टोटल फास्टनेस कह सकते हो। तो मोशन हम यहां पे लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड instantaneous speed। Is average speed and instantaneous speed। तो फर्स्ट एवरेज स्पीड मैंने अभी बताया, दोनों को बता दिया, तो हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको v एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेंगे the ratio of total distance travel, total distance travel to the total time taken, total time taken is called average speed, right? अगेन ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी स्पीड के जैसा होता है, राइट? मीटर पर सेकंड। तो v एवरेज बराबर क्या लिखा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट ना? v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? तो अगर इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अगर हम देखते हैं अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट कितना, सिंपली देखेंगे जो भी डेटा दिया हुआ है, अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे? देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। मतलब क्या है? अलग अलग स्पीड से गया था कोई ऑब्जेक्ट, ये एवरेज स्पीड वो है, टोटल रैपिडिटी, टोटल स्पीड कह सकते हो, जिस स्पीड से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कांस्टेंट वे में जाएगा तो सेम टाइम में पहुंच जाएगा, ओके? तो उसको हम कहते हैं एवरेज। और सिंपल एवरेज का मतलब भी नॉर्मल है, समझ गए होंगे? तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज। फॉर एग्जांपल अलग अलग इसका फार्मूला हो सकता है, राइट? जैसे सपोज करो इफ, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल डिस्टेंस s1 s2 s3 dot 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 कहाँ तक sn in the time t1 t2
T3 Tn respectively. Then average speed क्या लिख देंगे? देखो अगर एक ऑब्जेक्ट है s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया t1 टाइम में, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t2 टाइम में और sn डिस्टेंस ट्रेवल किया tn टाइम में, एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया था कि एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, लिख दिया। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे तो v एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल s1 प्लस s2 प्लस s3 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल वन टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। दिस इज द एवरेज स्पीड। ओके, अगर हम समटाइम्स कहेंगे s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से v2 स्पीड से, तो हमें क्या करेंगे? टाइम फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। ओके, तो दिस इज द एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये टोटल टाइम टेकन। ओके, यहाँ पे एक बार ध्यान दे दो इससे सही से कैसे लिखेंगे इसको। आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मजा आता है सॉल्व करने में अगर इसको हम अच्छे से समझते हैं तो। दूसरा हो गया, इसी में दूसरा एग्जांपल लेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार मार्क करके, इफ द ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट travel if the object moves the distance s1 s2 comma s3 sn with the speed t1 t2 t3 tn, then average speed क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू टोटल v एवरेज लिख देते हैं, v एवरेज। यहाँ पे देखो क्या, s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से उल्टा कर दिया, विद द स्पीड, मैंने यहाँ p लिख दिया, क्या लिखेंगे? विद द स्पीड v1 v2 v3 vn respectively। then average speed equals to, देखो s1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से, s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, s3 डिस्टेंस v3 स्पीड से, sn डिस्टेंस vn स्पीड से। हमें क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है, सबको जोड़ देंगे, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn। डिवाइडेड क्या लिखेंगे? पहले वाले फार्मूला लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस प्लस tn लिखेंगे। तो v एवरेज की वैल्यू v के स्पीड में t1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? s1 by v1 s2 by v2, that is s1 plus s2 plus s3 plus sn divided by क्या लिखेंगे? s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3 plus plus sn by vn। This is the formula। अब देखो क्या है, यहाँ डिस्टेंस दिया था, स्पीड दिया था, हमें टाइम चाहिए था।
S1 by V1 S2 by V2। हमें एक्चुअली पहले वाले फार्मूला ही है, T1 की वैल्यू S1 by V1, T2 की वैल्यू S2 by V2 पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। दूसरे फॉर्म में दूसरा फार्मूला, ये दो फार्मूले हो गए, ठीक है। तीसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर T1 स्पीड पर चला, T1 टाइम तक चला, यहाँ पे हमें टाइम नहीं था, अब अगर डिस्टेंस दे दिया, नेक्स्ट देखेंगे if an object moves, नेक्स्ट देखेंगे स्टार मार्क। थर्ड फार्मूला है, if an object moves with speed v1 v2 v3 dot 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 vn in with time interval, yeah, for the time, for the time t1 t2 t3 t4 tn respectively। देखो क्या करें, v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला, v2 स्पीड से t2 टाइम तक चला, v3 स्पीड से t3 टाइम तक चला। तो यहाँ क्या है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो हमने लिख दिया रिस्पेक्टिवली देन एवरेज स्पीड इज, क्या लिखेंगे, v एवरेज बराबर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, क्या लिखेंगे s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस dot प्लस sn डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस dot प्लस tn। ये लिख दिया, ये तो फार्मूला है नहीं, इसको क्या लिखेंगे, s1 की वैल्यू क्या लिखेंगे v1 t1, तो v एवरेज हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस dot प्लस vn t divided by t1 प्लस t2 प्लस v3 प्लस प्लस n। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो s1 इक्वल्स टू v1 t1, s2 इक्वल्स टू v2 t2, इस तरह से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। मैंने तीन फार्मूले अलग अलग बताए हैं, तीनों एक ही चीजें हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। बट समटाइम्स टाइम इज इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड, समटाइम्स डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम, राइट ना। बट अल्टीमेटली व्हाट वी वांट, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। एक फार्मूला आता है, बाकी हमें जो चाहिए उसको फाइंड करो, राइट ना। ये न्यूमेरिकल में देखते तब आता, मैंने कॉन्सेप्ट में ही बता दिया है ताकि क्लियर रहे, राइट। तो पर्पस सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम, जो डेटा दिया हुआ है और जो हमें चाहिए उस डेटा से फाइंड करेंगे और सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया हमारा एवरेज की बात। कब से एवरेज में इंस्टेंटेनियस हेडिंग ज़्यादा है, तो ये सभी एवरेज स्पीड के बारे में मैंने बता दिया, राइट। इसके अलग अलग फॉर्मूले भी बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। राइट, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, किसी खास समय में स्पीड। जैसे हम कहते हैं कि जैसे बॉल को जस्ट रिलीज किया हाथ से, बॉलर ने कितनी स्पीड से उसने फेंका, राइट। जाते जाते तो घटता जाएगा ना, जब तक बैट से वो हिट करेगा तब तक उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो जस्ट रिलीज फ्रॉम हैंड विथ व्हाट स्पीड, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे बैट से वापस बॉल को हिट किया तो कितनी स्पीड से बैट बॉल को वापस करा, जस्ट टच होने के बाद जो स्पीड होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कोई व्हीकल, कोई बाइक वाला यहाँ से क्रॉस किया, हम कहेंगे जस्ट कितनी स्पीड से क्रॉस किया,
तो किसी पर्टिकुलर स्मॉल थिकनेस, स्मॉल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो पर्टिकुलर स्पीड यूज किया होगा और उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सिंपल कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। VIMST या सिंपल वी से, जैसे स्पीड को स्पीड भी कहते हैं सिंपल, राइट। एवरेज स्पीड को एवरेज कहते हैं, इंस्टेंटेनियस को सिंपली स्पीड कहेंगे तो चलता है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे, स्पीड को हम जानते हैं, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at any particular instant of time is called instantaneous speed. Instantaneous speed, okay. It's also called something speed. It's also called simply speed. इसको सिंपली स्पीड भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, एवरेज को एवरेज ही बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है। देखो एवरेज की जब बात करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल S by del T होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही डेल S बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, टेंड्स टू 0 के लिए देखेंगे, जस्ट पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस स्पीड है, उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि किसी हम कहेंगे किसी पोल को कितनी स्पीड से ट्रेन के एक फर्स्ट एंड ने क्रॉस किया, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। बॉल को बैट से कितनी स्पीड से वापस मोड़ा, जस्ट आफ्टर दिस ट्रैकिंग द बैट, बॉल कितनी स्पीड से वापस किया, जस्ट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि जैसे वो थोड़ी दूर जाएगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वेरिएबल होगा, ओके। तो यहाँ पे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं लिमिट से, लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू IMST, लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे डेल्टा S बाय डेल्टा। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा t की वैल्यू जो है जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, राइट ना, बट नॉट एग्जैक्टली 0 के क्लोज है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और जितना उस टाइम की बात कर रहे हैं, ये कंसिडरेबल वैल्यू होता है, इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसी को हम लिखते हैं v इक्वल्स टू v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ds by dt। ds by dt इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके ना। इसको हम डिफरेंशिएशन में बाद में बताऊंगा, उसको हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे अच्छे से और भी ज़्यादा समझ आएगा 11th वाले बच्चों के लिए। तो v इंस्टेंटेनियस की बात, अभी सिंपली इसको क्या समझेंगे, ds by dt, ये क्या है, दिस इज द सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज इट, दिस इज द सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ s मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ s, विद रिस्पेक्ट टू t मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्टेंस में जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते थे, यहाँ पे हमें वही चीज़ है बताया गया। तो इसको कहेंगे ds by dt, ओके। तो इसको सिंपली डिफरेंशिएशन है, हम मैं बताऊंगा इसको बाद में, इसको सिंपली ऐसे देखेंगे, इसको अभी तक ये समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय ds by dt एंड इट्स नेम इज डिफरेंशिएशन। अभी 11th वाले, ओके।
ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने स्पीड की बात किया, एवरेज स्पीड की बात किया, उसके 3 फार्मूले थे, अलग अलग फॉर्म में फार्मूले बताए, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया। अब बात आती है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो मैंने आपको वेक्टर में बताया होगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। स्पीड रिप्रेजेंट्स हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी में स्पेसिफिक डायरेक्शन ही होता है, राइट? The rate of change of distance is speed, the rate of change of displacement is velocity, right? Let's talk about the velocity. Okay, स्पीड पर लिया तो सिंपली है, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करें, राइट ना? अगर ये वेक्टर है तो v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखेंगे, अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो सिंपली मैग्नीट्यूड बताएंगे तो सिंपली लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ displacement is called velocity. Velocity is a vector quantity and its unit is also meter per second or किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा यूनिट है, ये किलोमीटर पर आवर नॉर्मल यूनिट है ना? अब देखो इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पढ़ा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। अब कहेंगे क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर इज स्केलर। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is velocity and velocity is vector quantity, displacement is also vector quantity, it is rate of change of vector quantity is a vector quantity. Okay, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे ये क्या है, vector quantity है, लिखेंगे velocity बराबर displacement by time, है ना? This is the velocity. अब जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। ओके, उसको सिंपली जहाँ हमने डिस्टेंस लिखा वहाँ डिस्प्लेसमेंट का अगर असाइनमेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार, एक मिनट सभी इसको नेक्स्ट देखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे
सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल द रेशियो ऑफ total displacement travel to the total time taken is called average velocity। राइट ना, यहाँ पर लिखेंगे average velocity equals to total displacement travel divided by total time। ओके, ये हमारा हो गया। सिंपली जब कभी अगर डिफाइन करना हो, समझना हो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट है, अगर समझेंगे जो लिखा हुआ है, इस चीज़ों को अगर समझेंगे उस हिसाब से हम फॉर्मुलेट करेंगे तो क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने देखा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय टोटल टाइम। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे। अब इसका अलग अलग एग्जांपल मैंने तभी दिया था। एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का भी वैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कोई जल्दी है, बड़ा वीडियो हो गया तो कोई नहीं देखना है, ऐसा नहीं है। अगर हमें सीखना है तो देखना है। ओके, जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से है, इसका इस पॉइंट ए का है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2, या ये r1 है और ये पॉइंट ए। दूसरा है ये पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट का और ये है वेक्टर r2 पोजीशन वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आता है, राइट ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी है, राइट। तो हम ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं? r वेक्टर, ये r वेक्टर है प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर लिखेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रायंगल नाउ व्हाट वी कैन राइट, ये O है और ये A है, ये B है, लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर। ये दोनों देखो सम क्या लिखते हैं? एक ट्रू वेक्टर्स फॉर्म two sides of a triangle in the same manner, then the resultant will be the third closing side in opposite manner। ये दोनों सेम मैनर में, ये अपोजिट मैनर में, और इसका सम इसके बराबर है। ट्रायंगल लॉ ऑफ दैट कंडीशन याद है। This and this forming the two sides of a triangle in the same manner, the resultant will be the last या third closing side in opposite manner। It means R1 and AB का सम क्या होगा? हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट AB बराबर क्या हो जाएगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सपोज करेंगे कि यहाँ से आने में कितना टाइम लगा? t1 डेल्टा t टाइम लगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। एवरेज वेलोसिटी क्या लिख देंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे, बी एवरेज इक्वल्स टू वेक्टर है ये, क्या लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय या यहाँ T1 पोजीशन पे था, T1 टाइम में यहाँ था और ये T2 टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे डेल्टा टी को क्या लिख देंगे T1 माइनस या T2 माइनस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ, T1 टाइम पे पोजीशन क्या था A, T2 टाइम पे क्या होगा B होगा, पोजीशन चेंज में कितना टाइम लगा T2 माइनस T1, एंड पोजीशन चेंज कितना हुआ AB, और AB को क्या लिखा हमने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ दैट डायरेक्शन, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, याद है किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एवरेज वेलोसिटी के सिमिलर जैसे हमने एवरेज स्पीड का पढ़ा, वैसे ही तीन फॉर्मूले होंगे, सिर्फ जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे और जो स्पीड है उसको वेलोसिटी बोल देंगे। सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी ds/dt, बस s वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के और फार्मूले बताऊंगा, स्पीड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, राइट। इसको हम यहाँ तक आज के लेक्चर क्लोज करते हैं। सीक्वेंस में देखो और कैसेट्स भी देखो, राइट। अगर हमें सीखना है तो देखना है, घर में बैठे हैं वहाँ पे चीज़ों को देखना है, क्वेश्चंस लगाना है, सॉल्व करना है। तो आज की क्लास क्लोज करें, नेक्स्ट क्लास में